अच्छा बेटा, फाइनली हमारे पास ये कुछ बेसिकली 2 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं बहुत पॉपुलर जो कि प्रोसेसर की चिप्स बनाती है। आप जब भी कोई लैपटॉप बाय करते होंगे तो आप डेफ़िनेटली इनका मोनोग्राम लाज़मी देखते होंगे। आपके माउस के साथ इनके मोनोग्राम्स लाज़मी होते हैं। तो एक कंपनी हमारे पास बेटा इंटेल है और दूसरी कंपनी जो आपके पास एएमडी है। तो बेसिकली ये 2 मैन्युफैक्चरर हैं प्रोसेसर्स के। अगर आप टुवर्ड राइट टेबल देखें तो इन मैन्युफैक्चरर्स की डिफरेंट प्रोसेसर्स के जो वेरिएंट्स हैं, उनका एक कंपैरिज़न दिया गया है। ये सबसे पहले वाले प्रोसेसर्स तो आप नहीं यूज़ करते होंगे, ये सर्वर प्रोसेसर्स हैं, नॉर्मली बड़े कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आएँगे तो ये जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हैं, हम इन प्रोसेसर्स को नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक कोर 2 एक्सट्रीम है, कोर 2 है, पेंटियम डुअल कोर है, सेलेरॉन के हैं, फेनम के हैं, एथलॉन के हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई कंप्यूटर बाय कर रहे होते हैं तो आप इनका एटलीस्ट कंपैरिज़न ले लिया करें, पूछ लिया करें कि आपके पास आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप बाय कर रहे हैं, उसका प्रोसेसर इनमें से कौन से मैन्युफैक्चरर का है और मैन्युफैक्चरर में आगे फिर कौन-सा प्रोसेसर है। फिर उसका एक कंपैरिज़न इंटरनेट के ऊपर आप स्लाइटली ले लिया करें दूसरे प्रोसेसर्स के साथ। तो सम टाइम आप देखते हैं कि 2 लैपटॉप जो हैं, उनमें एक लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशन लो है लेकिन फिर भी आपको वो जो है और एक की स्पेसिफ़िकेशन हाई है। तो आपको सम टाइम हाई स्पेसिफ़िकेशन वाला जो लैपटॉप है वो स्लो मिल रहा होता है। जो वो लो प्राइस में मिल रहा होता है वो आपको। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं, वो क्यों एक ऐसा लैपटॉप जिसकी स्पेसिफ़िकेशन हाई होती है वो आपको लो प्राइस में मिल रहा होता है? क्योंकि एक्चुअली में उसकी जो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी एडवांस नहीं होती है या उसकी जो जो उसका मैन्युफैक्चरर है या जो उसकी जो कैटेगरी में लाई करता है, वो कैटेगरी इतनी रिलायबल नहीं होती है जिसकी वजह एक्चुअली में मेन प्राइस आपकी होती ही प्रोसेसर्स की है कंप्यूटर के अंदर। हमारे पास पाकिस्तान में नॉर्मली जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं लाइक जो डेल के साथ लैप जो आते हैं प्रोसेसर्स वो नॉर्मली इंटेल के प्रोसेसर्स आ रहे होते हैं। बेटा इसी तरह नेक्स्ट एक स्लाइड है, ये है कि आप कैसे कोई प्रोसेसर सेलेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आप प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, आप अपनी यूजिबिलिटी को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर का यूज़ है वो किस किस्म का है। तो नेक्स्ट बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया है कि आप अपनी देखें कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में लाए तो नहीं करती। अगर किसी एक कैटेगरी में लाए करती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको इन किस किस्म का जो प्रोसेसर है या इनमें से कोई एक प्रोसेसर आपको बाय करना चाहिए या एक ऐसा लैपटॉप बाय करना चाहिए जिसके अंदर ये प्रोसेसर हो। तो ये आप इसको एक दफ़ा सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। नॉर्मली जो ये जो सेकंड कैटेगरी है ये रिकमेंडेबल होती है पावर यूज़र्स के लिए और जो थर्ड कैटेगरी है ये रिकमेंड होती है होम यूज़र्स के लिए लाइक जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक हम जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे हमारे पास जो लैपटॉप्स में आ रहा होता है वो कोर टू डू ही आ रहा होता है जिसके अंदर हमारे पास ये इंटेल का प्रोसेसर होता है। अच्छा बेटा ये जो प्रोसेसर है क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के काम कर रहे होते हैं सम टाइम अगर आप अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्वेशन करें तो ये 100 के ऊपर ही जा रहे होते हैं। तो एक्चुअली में प्रोसेसर एक ऐसी चिप होती है जो कि नॉर्मली हीट जनरेट करती है क्योंकि कंप्यूटेशंस परफॉर्म होती हैं। तो जब कंप्यूटेशंस परफॉर्म होती हैं तो आपकी जो प्रोसेसर है वो हीट प्रोड्यूस करता है। फिर उस हीट को बेटा कम करने के लिए या आपके कंप्यूटर सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोसेसर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हीट सिंक यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आपके प्रोसेसर के नीचे एक सिलिकॉन सिंक होता है। जितने भी हीट जो है वो प्रोसेसर प्रोड्यूस कर रहा होता है ये उसको सिंक कर रहे होते हैं, ये उस हीट को एक्चुअली में ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह बेटा आप अक्सर देखते हैं कि आपके लैपटॉप्स में कूलिंग फैंस होते हैं या कंप्यूटर्स में नॉर्मली आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उन फैंस का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो कूलिंग फैंस दिए जाते हैं प्रोसेसर्स के ऊपर। उन उन कूलिंग फैंस का क्या रोल होता है कि वो आपके प्रोसेसर्स को जो है वो उसकी हीट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी हीट को लेस कर रहे होते हैं। और अगर सम टाइम अगर आपका कूलिंग फैन जो है वो अगर वो ख़राब हो जाए लैपटॉप का तो उस केस में आप अपने लैपटॉप को ना यूज़ करें या उसको बहुत ही कूल टेम्परेचर के ऊपर जाके यूज़ करें क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आपका प्रोसेसर का लेट्स से अगर फैन जो है वो अगर करेक्टली वर्किंग नहीं करेगा तो उससे क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मदरबोर्ड जो है वो इतना गर्म हो जाएगा कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं आपके लैपटॉप के वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे लिटरली।
तो उससे आपका जो कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो आपने हमेशा नॉर्मली जो आपकी विंडोज़ होती हैं वो आपको बताती रहती हैं, जब आपका कुछ लैपटॉप्स के अंदर फैन्स का बहुत प्रॉब्लम्स रहता है तो आपकी विंडो आपको बता देती है जब आपका फ़ैन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। तो इस केस में आप उसको फ़ौरन रिपेयर करवा लिया करें। अच्छा, इसके अलावा जो बड़े सिस्टम्स होते हैं ना उसके अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? कुछ पाइप्स होते हैं हमारे पास प्रोसेसर्स के इर्द गिर्द, उन पाइप्स के अंदर जो है वो लिक्विड वाटर यानी वाटर कूल वाटर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। अब वो जो वाटर सर्कुलेट करता रहता है तो एक्चुअली वो आपके प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है उसको फिर वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली एक साथ बिल्ट इन होते हैं, जो आपका कूलिंग सिस्टम होता है और प्रोसेसर होता है, ये बिल्कुल जॉइंट फॉर्म में आपके पास आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब प्रोसेसर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है बेटा, पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोसेसर मिलके जो हैं सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर हो और उस कंप्यूटर के अंदर 2 3 या 4 जो है वो सेपरेट प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। कोर्स की बात नहीं कर रहा, बट मैं सेपरेट प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ, और हर प्रोसेसर के ऊपर फिर मल्टीपल कोर्स भी हो सकती हैं। तो इसको हम फिर कहते हैं ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, या ये ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जो कि एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। और नॉर्मली ये प्रोसेसर्स जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं। इनमें से पॉसिबल ये होता है कि कोई एक प्रोसेसर जो है वो मास्टर प्रोसेसर होता है और बाकी प्रोसेसर जो है वो स्लेव प्रोसेसर होते हैं, यानी वो प्रोसेसर उन प्रोसेसर्स को जो है वो टास्क असाइन कर रहा होता है। और तो अब बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मली प्रोसेसर ही एक से ज्यादा लगे हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। अच्छा बेटा, कंप्यूटर्स के अंदर देखिए जो प्रोसेसिंग का काम है चूंकि वो प्रोसेसर ने करना होता है, और एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये प्रोसेसिंग होती कैसे है। तो कंप्यूटर बेटा जो एक्चुअली में अंडरस्टैंड करता है, जो डाटा की इसको अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी तरह डाटा को कैरेक्टर फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर डाटा की जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है वो बाइनरी सिस्टम की फॉर्म में होती है। बाइनरी सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक नंबर सिस्टम है। जैसे नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम डेसिमल सिस्टम के साथ डील करते हैं, डेसिमल नंबर प्लेसेस के साथ डील करते हैं, जिसकी बेस 10 होती है। बट कंप्यूटर जो है बेटा सिर्फ एक ही डाटा को अंडरस्टैंड करता है, और वो है हमारे पास बाइनरी डाटा, जिसको हम डिजिटल सिग्नल्स भी कहते हैं। नॉर्मली अगर आप डिजिटल सिग्नल्स, अगर मैं अगेन आपको यहाँ पे एग्जांपल रिवाइज करूँ फिजिक्स की, तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं बेटा उसमें दो दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है हाई की और दूसरी स्टेट होती है लो की, और इनके दरमियान कोई स्टेट नहीं होती है। जबकि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं आपके पास उनमें मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, वो एक कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं जो कि आपके पास एक खास हद तक पीक तक जाती हैं, और पीक के बाद फिर अगेन वो नीचे आती हैं, और फिर अगेन वो पीक के ऊपर मूव करती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू है। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं अगर वो हाई है तो वो 1 है, अगर वो लो है तो वो 0 है। तो कंप्यूटर जिस डाटा के ऊपर बेटा ऑपरेट करता है वो डिजिटल डाटा होता है, यानी वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। आप उसको जिस मर्जी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दें, आप उसको जिस मर्जी फॉर्म में डाटा दें, बट जब एक्चुअली में जाके उसकी उसकी ग्राउंड्स के ऊपर जाके उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो आपके कंप्यूटर आपके डाटा को पहले बाइनरी में ही कन्वर्ट किया जाता है। अब वो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, डेफिनेटली उसके लिए फिर कुछ इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके गिवन डाटा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस भी जाती हैं प्रोसेसर के पास और डाटा भी जाता है प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर बाइनरी ही क्यों अंडरस्टैंड करता है? अब इसके पीछे जो इन नटशल अगर मैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग दूं, तो एक्चुअली में प्रोसेसर जो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है या प्रोसेसर है, वो बेसिकली बेस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसमें से फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, या आपके पास कुछ और कंपोनेंट्स आ जाते हैं लाइक रजिस्टर्स, रजिस्टर कैपेसिटर्स हैं। तो जो कैपेसिटर्स होता है इसमें स्पेसिफिकली अगर आप उसको गौर करें तो एक कैपेसिटर की दो स्टेट्स होती हैं। आइदर एक कैपेसिटर चार्ज स्टेट में होता है या फिर वो डिस्चार्ज स्टेट में होता है।
तो कंप्यूटर इन्हीं कंपोनेंट्स की बेस पे चूंकि काम कर रहा होता है, तो एक्चुअली में जब वो चार्ज होता है तो वो अपनी वैल्यू 1 सेट कर लेता है, और जब रजिस्टर जो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है तो वो अपनी वैल्यू जो है वो 0 सेट कर देता है। ये अगेन बेटा डाटा की वही रिप्रेजेंटेशन है कि डाटा इस तरह एक्चुअली में आप कुछ भी राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने राइट किया नंबर 4, तो नंबर 4 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जब वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो वो डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली बाइनरी का जो स्मॉलेस्ट वर्जन होता है वो बिट्स होता है, और फिर मल्टीपल बिट्स मिलके जो है वो एक बाइट बना रही होती है। नॉर्मली आपका जो एक करेक्टर है, या आप यूं कह लें आप जो एक नंबर एंटर करते हैं, तो उस नंबर के अगेंस्ट जो बाइनरी उसकी बनती है बेटा, उस बाइनरी के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो यानी वो एक्चुअली में एक बाइट की आपके पास एक एक नंबर वैल्यू होती है, या एक करेक्टर जो होता है आपके पास वो 8 बाइट का होता है। तो ये देखिए जैसे ये 4 की बाइनरी यहाँ पे दिखाई गई कि जब आप 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, करंटली ये 10 डेसिमल में है या बेस 10 के साथ है, जब इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाइनरी जो है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी 001001100। ये जस्ट एक एग्जांपल है, बट एक्चुअली में हो सकता है उसकी ये वैल्यू ना निकले। इस तरह 6 की बाइनरी आपके पास इस तरह कुछ और 01 के पैटर्न में आ जाएगी। इस तरह लेटर ई की बाइनरी भी आएगी बेटा, तो वो भी 01 के पैटर्न में आपके पास आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मली इसके लिए, इस बाइनरी कन्वर्जन के लिए, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक अमेरिकन स्कीम यूज की जाती है जिसको हम आस्की स्कीम कहते हैं। ये जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर में, लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ए एंटर किया है, तो अब ए को उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ए को उसकी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले उस ए की बेटा आस्की वैल्यू निकाली जाती है। कंप्यूटर के ऊपर जितने भी सैम्बल्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं, 3 चीजें हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर जिनको आप टाइप कर सकते हैं। एक आपके पास सैम्बल्स, लाइक ये हैश, परसेंटेज का साइन, डॉलर साइन, एंड का साइन, या पैरेंथेसिस हैं, या आपके पास प्लस माइनस के ऑपरेशंस हैं। देन आपके पास बेटा कैपिटल एबीसी एंड लोअर अल्फाबेट्स यानी लोअर एबीसी आपके पास आ जाती है। और उसके अलावा फिर आपके पास 0 से 9 तक जो है वो काउंटिंग के नंबर्स या नंबर्स अवेलेबल हैं, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स अवेलेबल हैं। तो एक ये कंपनी है आस्की, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस कंपनी ने क्या किया बेटा कि हर सैंपल के अगेंस्ट उसकी एक आस्की वैल्यू डिफाइन कर दी है। लाइक फॉर एग्जांपल ए की जो आस्की वैल्यू है वो 65 है, और जब 65 की आप बाइनरी निकालेंगे तो वो आपके पास ये वाली बाइनरी बनेगी। ए की बाइनरी जो है, ए की जो बेटा आस्की वैल्यू है वो 65 है। इस तरह बी की आस्की वैल्यू 66 है, और जब आप 66 की बाइनरी निकालेंगे तो आपके पास ये बाइनरी निकलेगी। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, यानी हर करेक्टर के अगेंस्ट उसकी एक आस्की वैल्यू है, और फिर उसकी आस्की वैल्यू को एक्चुअली में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी वैल्यू की बाइनरी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। आप नॉर्मली आपने 9th 10th के अंदर ये कन्वर्जन सीखी होती है कि आप कैसे किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक नंबर को पहले किसी भी सैम्बल्स को हम सबको कलेक्टिवली सैम्बल्स कह देते हैं, तो किसी भी सैम्बल्स को पहले इसकी आस्की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी आस्की की बाइनरी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये बेटा उसकी एक एग्जांपल है, जैसे लाइक अगर आपने कीबोर्ड से टी प्रेस किया है, तो आपका यहाँ से इस टी टी की आस्की को पहले फेच किया जाएगा, यानी इस टी की क्रॉसपॉन्डिंग जो आस्की होगी उसको निकाला जाएगा। फिर उसकी आस्की के अगेंस्ट जो भी उसकी बाइनरी बनेगा उस बाइनरी को कैलकुलेट किया जाएगा, और वो बाइनरी प्रोसेसर के पास जाएगी। तो वो एक्चुअली में टी की बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा, वो डायरेक्टली टी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अच्छा बेटा, इसी तरह ये हमने हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया प्रोसेसर का, कि एक कंपोनेंट जो होता है वो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर से एलिमेंट जो चीज़ें थी हमने वो भी स्टडी कर ली हैं। लाइक प्रोसेसर के अंदर ALU होता है, CU होता है। प्रोसेसर के अंदर डाटा की जो कंप्यूटेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती हैं, और प्रोसेसर के अंदर पाइप प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास। इस तरह हमारे पास जो हम कहते हैं कि मल्टी कोर, या हमारे पास डुअल कोर या क्वाड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, उनसे हमारे उनसे क्या मीनिंग है। तो इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को हमने स्टडी कर लिया है। अब जो सेकंड कंपोनेंट होता है
हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एंड इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, वो है मेमोरी। अब मेमोरी भी इटसेल्फ आपके पास चिप्स की फॉर्म में होती है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती हैं, बट इसका काम जो होता है बेटा वो कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना होता, बल्कि मेमोरी मेमोरी का काम होता है स्टोर करना। तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ डाटा जो होता है वो मेमोरी के ऊपर ही कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता है। मेमोरी की वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट करेंटली हम जिस कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं वो वाली मेमोरी है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती है। तो अगर आप वैसे देखें कि आप मेमोरीज के ऊपर क्या क्या चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं आपके पास, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा मेमोरी के ऊपर स्टोर होते हैं। आपके जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक अगर आपने MS का सूट इंस्टॉल किया है या आपने कोई और प्लेयर इंस्टॉल किया है, आपने इमेज स्टोर किया हुआ है, तो वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी के ऊपर जाके स्टोर होते हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और आपका कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेमोरी के ऊपर भी जाके स्टोर हो रहा होता है। तो स्टोरेज के हवाले से आपके पास बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, और ये तीनों कैटेगरीज किसी ना किसी टाइप की मेमोरी में जाके स्टोर हो रही होती हैं। अब बेटा इसमें अगर आप टिपिकली बात करें कि ये जो मेमोरी है इसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आप इन अदर वर्ड कहते हैं रैम मेमोरी। तो कंप्यूटर में एक्चुअली आपके पास जिस किस्म की भी मेमोरी हो, जरूरी नहीं कि वो रैम मेमोरी है या आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। जब आप किसी भी मेमोरी डिवाइस को देखेंगे ना, तो उस हर मेमोरी डिवाइस के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस होंगी और उस हर लोकेशन का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, जिस एड्रेस के ऊपर जाके कोई ना कोई डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। और जब प्रोसेसर को कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल रैम के ऊपर एक डाटा स्टोर है और प्रोसेसर को वो डाटा रिक्वायर्ड है, उसने उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, तो वो उसकी लोकेशन से जाके उस डाटा को फाइंड करता है। और उसको लोकेशन कौन बताता है कि ये लोकेशन कहाँ पे रिजाइड करती है या ये कौन सी लोकेशन है, वो उसको कंट्रोल यूनिट बता रहा होता है। और उसको इंस्ट्रक्शंस में जो लोकेशन दी जाती है वो उसी लोकेशन को जाके ट्रेस करने की कोशिश करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे रिजाइड करती है। नॉर्मली बेटा हम मेमोरी को मेजर करते हैं गीगाबाइट्स, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, बट जो उसके शॉर्टर यूनिट्स हैं बेटा वो मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स। बेसिकली ये यूनिट्स निकले हैं बिट्स बाइट से। जैसे कि हमने देखा कि एक बिट जो है वो हमारे पास 0 या 1 एक बिट कहलाती है। अगर हम इसी तरह की 8 बिट्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक बाइट बन जाता है। इसी तरह अगर बेटा हम 1024 बाइट्स को एक साथ मिला लें तो हमारे पास 1 किलोबाइट बन जाता है। इसी तरह हम 1024 किलोबाइट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास वो 1 मेगाबाइट बन जाएगा। इसी तरह हम 1024 मेगाबाइट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 गीगाबाइट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे टेराबाइट। ये जो फॉर्मूला है बेटा ये 1024 का फॉर्मूला है। तो ये इसी तरह चलता जाएगा आपके पास, जैसे जैसे आप मेमोरी का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएंगे। ये अब गीगाबाइट से टेराबाइट से, अब करंटली जो हमारे पास हार्ड डिस्क जैसे आ रही हैं वो टेराबाइट्स में आ रही हैं, बट अब इससे ऊपर के यूनिट्स भी आ चुके हैं, जीटाबाइट भी आ चुका है, यानी जिसके अंदर 1024 टेराबाइट्स होंगे वो आपके पास जीटाबाइट बन जाएगा। अच्छा बेटा, अब जो हमारा सिस्टम यूनिट जो मेमोरीज कंटेन करता है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ मेमोरीज हमारे पास जो होती हैं वो वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं और कुछ हमारे पास जो होती हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। वोलेटाइल मेमोरीज को हम बेटा टेम्परेरी मेमोरीज कहते हैं और नॉन वोलेटाइल एक्चुअली में हमारे पास परमानेंट मेमोरीज होती हैं। टेम्परेरी मेमोरी से क्या मुराद है, यानी ये वो वाली मेमोरीज है जिनके ऊपर परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होगा। जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे तो इनके ऊपर कोई ना कोई डाटा स्टोर होता रहेगा जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बट जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे तो वो जो डाटा आपका इन मेमोरी के ऊपर स्टोर होगा वो आपका डाटा इरेज कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऑन द कंट्रेरी साइड आपकी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं वो आपके परमानेंट डाटा को स्टोर कर देती हैं, यानी आपने वंस वहाँ पे कोई चीज़ स्टोर कर दी तो जब तक आप खुद उसको जाके डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो आपकी मेमोरी जो है वो इरेज नहीं होगी। लाइक आपके पास जो हार्ड डिस्क है वो परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल की एक एग्जांपल है, और जो रैम मेमोरी है बेसिकली आपके पास एक वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है। इस तरह आप देखते हैं कि जब आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वर्ड के अंदर कोई डाटा राइट कर रहे हैं, आपने इसको स्टोर नहीं किया, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो वो आपका डाटा स्टोर नहीं रहता, वो आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली में डाटा टेम्परेरी स्टोर हुआ था अभी आपका रैम के ऊपर।
बट जब आप उसको कंट्रोल एस करेंगे या सेव एज करेंगे तो फिर आप उसको बताएंगे कि आपने इसको किस ड्राइव के ऊपर स्टोर करना है, तो फिर आपका वो डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब बेटा ऑन नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली एक साइकिल दिखाया गया है कि कैसे आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस के ऊपर जो है वो ट्रैवर्स करती हैं, उनसे गुजर के जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो नॉर्मली जो दो आपके पास मेमोरी डिवाइसेस हैं, एक परमानेंट मेमोरी डिवाइस हार्ड डिस्क है नॉन वोलेटाइल, और एक वोलेटाइल जो मेमोरी आपके पास रैम है, जो आपके पास मोस्ट ऑफ आपका जो डाटा प्रोसीड होता है वो उन्हीं दो मेमोरी से के ऊपर से प्रोसीड होता है। अब चाहे आपके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके पास वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास कोई भी डाटा जो होता है वो पहले कहाँ पे रिजाइड करता है बेटा, वो हार्ड डिस्क पे रिजाइड करता है। और जब आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, आप उस चीज़ को प्ले करते हैं, तो फिर वो डाटा आपका हार्ड डिस्क से मूव करता है रैम के ऊपर, और रैम से मूव करता हुआ फिर आगे प्रोसेसर के पास जाता है, और फिर प्रोसेसर डिसाइड करता है कि एक्चुअली में उसने उसका क्या करना है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब एग्जीक्यूट कर होता है तो आपका इंटरफेस सामने आ जाता है। अगर आप हार्ड डिस्क से वेब ब्राउज़र को प्ले करेंगे, वेब ब्राउज़र को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका वेब ब्राउज़र का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रैम से गुजरता हुआ उसका इंटरफेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अच्छा बेटा, अब अगर मैं सबसे पहले रैम की बात करूं, रैम मेमोरी की बात करूं, तो रैम के बहुत सारे वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। रैम बहुत सारी फोन्स में हमारे पास आ रही होती है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो अब हमारे पास मिनिमम जो रैम की रेंज है वो 2 GB से स्टार्ट होती है, और ये नॉर्मली अब 8 GB तक एवरेज आउट जा रही है, बट आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और रैम भी बेटा 2 की पावर की फॉर्म में एक्सटेंड होती है, यानी रैम आपके पास कभी ऐसे नहीं होगी कि जी 10 GB रैम है, नहीं। रैम 2 GB होगी, 2 के बाद 4 होगी यानी 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 यानी 8 होगी, फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16 होगी, फिर 32 होगी, फिर 64 होगी। तो रैम की रेंज बेटा 2 की पावर की फॉर्म में चलती है, और जो करंट हमारे पास स्टैंडर्ड रैम्स आ रही हैं वो 8 GB की रैम्स आ रही हैं, 8 या 4 GB में आ रही है, बट मिनिमम 2 GB रैम भी आ रही है। अच्छा, रेंजेस के अलावा बेटा रैम्स की कुछ और टाइप्स भी होती हैं, लाइक हमारे पास डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है, और हमारे पास मैग्नेटिक रैम्स होती हैं। इनमें से जो हमारे पास इनिशियली रैम्स आती थी वो डायनेमिक रैम्स आती थी, जिनको हम इनके इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स फर्दर भी आए थे, लाइक DDR, इनको हम कहते थे कि DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है। लेकिन जो लेटेस्ट हमारे पास रैम्स आ रही हैं वो स्टैटिक रैम्स आ रही हैं। स्टैटिक रैम्स बेसिकली मोर फास्टर होती हैं हमारे पास डायनामिक रैम्स की निस्बत। तो इनका स्लाइटली सा आप जो डिफरेंस है वो खुद देख लीजिएगा। नॉर्मली अगर आप बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो आपने देखना है कि बस आपके पास रैम जो है वो स्टैटिक रैम होनी चाहिए अगर आप लेटेस्ट सिस्टम्स को बाय कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये जो रैम चिप होती है ये नॉर्मली आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर इसको प्लग इन किया जाता है, और मदरबोर्ड के ऊपर ये डायरेक्टली प्लग इन नहीं होती, बल्कि मदरबोर्ड के ऊपर इसके इसके मॉड्यूल्स होते हैं, इसकी स्लॉट्स होती हैं। और इन स्लॉट्स के अंदर ये अगर आप ऊपर वाली शेप देखें तो ये रैम है, और ये रैम के नीचे अगर आप गोल्डन बार्स देख रहे हैं बेटा, तो ये गोल्डन बार्स जो है बेसिकली ये इसकी स्लॉट्स की जैकेट्स हैं। तो इनकी स्लॉट्स गिवन होती हैं, नॉर्मली 3 स्लॉट्स गिवन होती हैं आपको कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स में 2 स्लॉट्स होती हैं आपको। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आप अपनी रैम को एक्सटेंड करना चाहें तो एक ऑलरेडी एक स्लॉट में लगी हुई है, तो फिर आप एक और दूसरे स्लॉट में जाके एक सेकंड रैम जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक 2 GB की ऑलरेडी थी, आपने एक और 4 GB की लगा दी। बट इसमें प्रेफरेबल ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप एक ही स्लॉट के अंदर अपनी सारी मेमोरी यूज करें। यानी अगर आपके पास 2 रैम्स हैं 4 4 GB की 2 स्लॉट्स में, और एक कंप्यूटर में आपके पास एक ही रैम है जिस जो कि 8 GB की है, एक ही स्लॉट यूज कर रही है, तो 8 GB वाली एक ही रैम ज्यादा परफॉर्मेंस देगी 4 GB वाली दो दो रैम्स की निस्बत, क्योंकि उनमें फिर डाटा डिविजन होती है, डाटा डिविजन जो है वो टाइम कंजप्शन करती है आपकी। बेटा इसी तरह आपको कितनी अमाउंट ऑफ रैम रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक कंपैरिजन दिया गया है। ये डिफरेंट यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रैम का एक कंपैरिजन है कि आप कब 2 GB यूज करेंगे। होम यूजर्स हैं, आप सिंपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो 2 GB इनफ है। अगर आप थोड़े से एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करेंगे तो आपको अपनी रेंज को एक्सीड करना पड़ेगा अप टू 8 GB। और अगर आप पावर यूजर्स हैं और आप हाईली
इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस या इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप ऑटो कैड यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको 8 GB से भी ऊपर जो है वो मूव करना पड़ता है। अच्छा बेटा, इसके अलावा एक और मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क और रैम के अलावा, जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी नॉर्मली ये इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कंप्यूटर की स्पीड के अंदर, और ये भी आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, विच मीन कि आपका डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होगा। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो ये डाटा आपका अरेज हो जाएगा। ये जो कैशे मेमोरी होती है, ये रिजाइड करती है रैम और सीपीयू के दरमियान। अगर आप प्रीवियस एक डायग्राम देखें, एक्चुअली में इसमें जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है वो दो चीज़ों के दरमियान हो रही है बेसिकली। हार्ड डिस्क से रैम पे जाता है और रैम से जो है वो प्रोसेसर के पास जाता है, और प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। बट बेटा, रैम और प्रोसेसर के दरमियान एक और मेमोरी भी होती है जिसको हम कहते हैं, वो हमारी कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी का रोल क्या होता है बेटा? वो वाले प्रोग्राम जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं वो हमारे कैशे में जाके स्टोर हो जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोसेसर को मेमोरी डाटा पिक करना होता है जब रैम से जाके, तो वो बहुत टाइम लेता है रैम से डाटा पिक करने के ऊपर। और अगर आप ऑब्जर्व करें, आपने पहली दफ़ा कोई सॉफ्टवेयर चलाया है, लाइक आपने पहली दफ़ा पीडीएफ की फाइल ओपन की है, तो वो बहुत टाइम लेती है, क्योंकि पीडीएफ की फाइल तब कहाँ पड़ी होती है बेटा? फॉर एग्जांपल पीडीएफ का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, तो वो जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें पहले हार्ड डिस्क से डाटा रैम पे आता है, फिर रैम से डाटा सीपीयू पे आता है, तो वो टाइम ले रहा होता है। या पे आप कोई वीडियो प्ले करें तब भी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट टाइम प्ले के ऊपर वो टाइम लेता है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम कोई फाइल प्ले करें तो वो क्विकली प्ले हो जाती है, या क्विकली पीडीएफ ओपन हो जाएगी अगर आप पीडीएफ फाइल ओपन कर रहे हैं। तो रीजन क्या है? जब आपने सेकंड टाइम फाइल को ओपन किया तो एक्चुअली में वो हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं पड़ी पड़ी हुई थी, इवन आपने इसको क्लोज भी कर दिया था, तो वो टेम्परेरी तौर पे कहाँ पे रख दी जाती है? वो कैशे में रख दी जाती है। जब आप उसको दोबारा प्ले करते हैं तो एक्चुअली में वो उसको कैशे से पिक करता है। कैशे जो होती है प्रोसेसर के पास होती है, उसको क्विकली एक्सेस कर लेता है वो जाके। अच्छा बेटा, अब कैशे की भी आगे आपके पास ना कैशे के लेवल्स होते हैं। नॉर्मली ये L1, L2 एंड L3 कैशे तक अवेलेबल होती है आपके पास। आप जैसे जैसे L1, L2, L3 कैशे की तरफ मूव करेंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो एक्सेस टाइम है वो उसका कम होता जाएगा। यानी L1 कैशे सबसे करीब होती है प्रोसेसर के, लेकिन साइज भी सबसे कम होती है। L2 कैशे L1 कैशे से ज़रा स्लो होती है। असल में होता क्या है, जब एक कैशे का एक लेवल फिल हो जाता है ना, आप प्रोग्राम ज़्यादा चलाते जाते हैं तो कैशे के लेवल्स फिल हो जाते हैं, फिर वो उससे अगले लेवल के ऊपर मूव करना शुरू हो जाता है। अब अगले लेवल जो होते हैं बेटा, वो कैपेसिटी में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं वो उनकी स्पीड स्लो होती है, उनका एक्सेस टाइम जो है वो स्लो होता है। इसी तरह बेटा एक और मेमोरी आपके पास, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम कहते हैं। नॉर्मली आप इसको यूज करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, बट कंप्यूटर्स के अंदर जो रोम है, जो मोबाइल के अंदर रोम है, वो आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए, जो कि आपकी नॉर्मली लाइक आपके पास 8 GB रोम है, आप उसको परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, या 60 GB या 64 GB की रोम होती है आपके पास। बट कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजीज में हम रोम, हमारे पास एक स्पेसिफिकली और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके ऊपर हम डाटा राइट नहीं कर सकते, डाटा जस्ट रीड कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होता है, तो एक्चुअली में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो हमारे पास रोम के अंदर अवेलेबल होता है। रोम के भी फिर पहले, अब बेटा पहले रोम ऐसी होती थी जिसके ऊपर डाटा एक दफ़ा राइट होता था, अगर आपकी रोम खराब हो जाए तो आपका कंप्यूटर फिर किसी काम का नहीं रहता था, क्योंकि उसकी रोम ही खराब होगी। अब उसका कभी जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही कभी लोड नहीं हो सकेगा। फिर इस रोम को अपडेट कर दिया गया डबल ईपी रोम के साथ, यानी ये एक अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होती थी, जिसके अंदर आप अगर आप कोई प्रोग्राम राइट भी कर दें तो आप उसको फिर रेज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर एक नया प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है बेटा, फर्मवेयर की। तो फर्मवेयर या पी रोम बेसिकली सिनोनिम्स है, यानी नॉर्मली इनके ऊपर प्रोग्राम जो होता है वो एक दफ़ा वंस इंस्टॉल किया जाता है, फिर वही प्रोग्राम बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है। जैसे आपके कंप्यूटर्स के अंदर ही फर्मवेयर मेमोरी अवेलेबल होती है जिसके ऊपर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का सिर्फ एक ही काम होता है कि जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेती है। बेटा ये जो रॉम मेमोरी है,
ये आपकी कौन सी मेमोरी होगी भला? ये आपकी इनवॉलेटाइल मेमोरी होगी, यानी अगर आप कंप्यूटर को क्लोज कर देंगे तो डाटा यहाँ से अरेज नहीं होगा। इसी तरह बेटा फ्लैश मेमोरी होती है जिसको आप यूएसबी भी कह देते हैं, तो ये बेसिकली अरेजेबल मेमोरी होती है। आप इसके ऊपर डाटा रीड राइट दोनों कर सकते हैं। डाटा राइट कर दिया, उसको रेज करके उसके ऊपर नया डाटा भी राइट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली एक टेक्नोलॉजी यूज होती है CMOS की, और इसका जो ट्रांसफर रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है आपका, यानी आप नॉर्मली आप 20 MB पर सेकंड के साथ स्पीड के साथ आप यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा बेटा, मेमोरी को हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी परफॉर्मेंस को जब मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना है। एक्सेस टाइम से क्या मुराद है कि कितना टाइम प्रोसेसर को लगता है वहां से डाटा पिक करने के लिए, और इसको भी नॉर्मली हम मेजर करते हैं नैनो सेकेंड्स के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल, हाँ, प्रोसेसर ने हार्ड डिस्क से डाटा पिक करने पे कितना नैनो सेकेंड्स टाइम लिया, ये उसका एक्सेस टाइम होगा। इसको और भी स्मॉलेस्ट यूनिट्स में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं हम, लाइक इसको मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स में या पिको सेकेंड्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्सेस टाइम की बात करूं तो हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेसर को हार्ड डिस्क से डाटा उठाने में। रैम का एक्सेस टाइम जो होता है वो हार्ड डिस्क से कदरे कम होता है, यानी रैम के ऊपर कम टाइम लगता है। कैशे के ऊपर जो उसका एक्सेस टाइम होता है वो रैम से भी कम होता है, यानी इसको रैम से भी कम टाइम के अंदर वो चीज़ों को एक्सेस कर लेता है वहां से जाके। इस तरह रजिस्टर मेमोरी जो होती है प्रोसेसर की अपनी, वहां पे एक्सेस टाइम सबसे फास्टर होता है, यानी विद इन फ्यू नैनो सेकेंड जो है वो वहां से जाके कोई भी डाटा जब उसको रिक्वायर्ड होगा तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। बेटा आई थिंक इनफ, हमने ये दो कंपोनेंट स्टडी कर ली हैं जो कि रिजाइड करते हैं हमारे मदरबोर्ड या सिस्टम यूनिट के ऊपर। जो रिमेनिंग अब हमारा कुछ चंद एक स्लाइड्स रह गई हैं, हम इसको इन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टडी कर लेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ आपको, आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक गिलास पानी दीजिए। बेटा एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जाग रहे हैं आप लोग या सो के लेक्चर सुना है आपने? यस सर, जाग रहे हैं। बेटा CR इनकी अटेंडेंस ले लें आप। आई थिंक इस वक्त मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, अटेंडेंस ले लें आप इनकी। चलें, क्वेश्चन नहीं है, दैट्स गुड। आप बेटा इनको चैप्टर नंबर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर लीजिएगा जाके। आपके एग्जाम्स भी करीब आने वाले हैं तो अपनी ज़रा प्रिपरेशन जो है उसको फास्ट कर दें आप। नॉर्मली हम एक ये चैप्टर है, इसके अलावा 2 चैप्टर्स और हम कवर कर लेंगे जितना भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है। ऑल राइट, चलें जी, अगर अटेंडेंस ले ली चलें। अगर बेटा उसको स्टडी कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।